join kiya. Of course, we had a game, and thank you very much that early in the morning you've been able to turn up today for this press conference. आप सब जानते हैं कि 61st BOG मीटिंग का इनकाद हुआ कराची में. आज आपसे हम इसके outcomes discuss करेंगे, and we also will take questions relevant to the BOG and of course overall PCB and PSL related भी अगर आपके सवाल आते हो तो हम ज़रूर आपके साथ उनके जवाबात शेयर करेंगे. My pleasure to welcome our distinguished guest panelists today, Chairman Pakistan Cricket Board, Mr. Ehsan Mani, Chief Executive Officer Wasim Khan, Chief Operating Officer Salman Nasir, and Director High Performance Nadeem Khan. सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा मानी साहब से for his opening statement, and then we'll take it from there. मानी साहब. Okay. वहाँ हूँ या यहीं बैठा रहूँ? Okay. अस्सलाम वालेकुम. आप लोगों से हमेशा बड़ी खुशी होती मिलने की. I'm sorry बड़े अरसे के बाद मिल रहे हैं हम लोग. उम्मीद है कि कुछ इससे ज़्यादा होना चाहिए हमारा रिएक्शन. कल की जो बोर्ड मीटिंग हुई है उसकी मेन कंसंट्रेशन या तवज्जो कह दें हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट सेटअप्स की थी. काफ़ी टाइम गुजर गया, इसको हमने काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि रोल आउट करें और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बस अब कल फैसले जो हुए हैं उसकी वजह से ये जल्द से जल्द हो जाएगा. 6 क्रिकेट एसोसिएशंस के आपने देखा होगा इंटरिम बोर्ड के मेंबरान अनाउंस हो गए हैं, उनके चेयरमैन अनाउंस हो गए हैं. हमने कोशिश यही की है कि जो इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल्स नहीं हो, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द गेम लोग काम करें. और इन बोर्ड्स का जो सबसे पहला काम ये होगा कि अपने चीफ एग्जीक्यूटिव्स अपॉइंट करें. वो करेंगे, हम ऑब्वियसली उन्हें सपोर्ट करेंगे मगर फैसला उनका होगा. इसके साथ साथ वो अपने हेड ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस भी अपॉइंट करेंगे और अपने जो उनके चीफ अकाउंटेंट है वो भी अपॉइंट होंगे. तो उनका स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह. इन सब को हम ऑफिस स्पेस देंगे मगर पीसीबी के दफ्तरों में नहीं, वो स्टेडियम्स में देंगे, जैसे नेशनल स्टेडियम में या रावलपिंडी स्टेडियम या गद्दाफी में अलग हो गया उनका, कि ये इंडिपेंडेंटली अपना काम करें. हर एक क्रिकेट एसोसिएशन के नीचे कोई 15 से 16 शहर हैं. सो रफली तकरीबन 90 से 100 कोचेस चाहिए होंगे इन्हें उन क्रिकेट एसोसिएशंस के लिए. उसके लिए फॉर्मर क्रिकेटर्स को हम एम्प्लॉय करेंगे इंशाल्लाह. और सबसे एक तो ये काम शुरू हो जाएगा अगले आप देखेंगे 3-4 हफ्ते में. बट 1 मार्च से जो क्लब्स की स्क्रूटनी है वो शुरू हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी, उसके बाद स्क्रूटनी होगी मगर 1 मार्च से वो शुरू हो जाएगी. नदीम साहब आप सब जानते हैं, नहीं मेरे साथ बैठे हैं लेफ़्ट पर, ये आपको थोड़ी तफसील से डिटेल में बताएंगे कि किस तरह ये चीज़ें हम लोग रोल आउट करेंगे. नदीम ओके. थैंक यू सर. बहुत खुशी की बात है कि आज हम इस पोजीशन में हैं कि हम अनाउंस कर सकें कि क्लब रजिस्ट्रेशन को, जिसका सब काफ़ी अरसे से हमसे सवाल कर रहे थे, और इंशाल्लाह ये जो मार्च का फर्स्ट वीक है इसके अंदर हम अनाउंसमेंट कर देंगे. इस सिलसिले में हमने PITB जो कि पंजाब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बोर्ड है, उसके साथ हमने एक मुआहिदा किया है और उनके कॉल सेंटर्स हैं, और रजिस्ट्रेशन का जो एडवर्टाइजमेंट होगी वो हम अखबार में देंगे थ्रू आवर सोशल मीडिया, जो हमारा अकाउंट्स हैं वहाँ से. और जो सोशल मीडिया और जो हमने दोनों चीज़ों को हमने पहले भी ट्राई किया है, और इस तरह की रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन, वो हमने इसको 2 दफ़ा टोटल 3 दफ़ा ट्राई किया. एक हमने जब अंडर-18 के ट्रायल्स हुए थे, जब भी लोगों ने इसको यूज़ किया, फिर अंडर-16 के ट्रायल्स में भी किया, और जब हमने जब कोविड की सिचुएशन थी, जब हमने कहा था कि जी हम उसमें कुछ मदद करना चाहते हैं माली प्लेयर्स की और ग्राउंडमैन की, जब भी लोगों ने इसको इस्तेमाल किया था, तो जो इसका रिज़ल्ट डे बाय डे बेहतर आता रहा, और इसीलिए हमने ये जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को इस्तेमाल करने की जो है फ़ैसला किया. इसमें जो लिंक है वो हम एडवर्टाइज़ करेंगे, और वहाँ पे आप फ़ोन नंबर भी होगा, वहाँ से फ़ोन नंबर करके आप अप्लाई कर सकते हैं. और जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन होगी वो प्रेसिडेंट जो होगा क्लब का, वो अप्लाई करेगा क्लब के नाम के साथ,
उसको हम वेरीफाई करेंगे कि प्रेसिडेंट का स्टेटस क्या है. उसके बाद हम जो है उनको मैसेज करेंगे जब हमें स्टेटस पता चल जाएगा कि जो इन्होंने अप्लाई किया है वो वाकई उस क्लब के प्रेसिडेंट है, तो उनको लिंक भेजा जाएगा जिसमें फिर वो बाकी क्लब की डिटेल्स जो है वो डालेंगे. 15 दिन तक वो प्रोसेस चलेगा, उसको वेरिफिकेशन होगी उसकी, और उसके बाद उनके क्लब को जो है दोबारा मैसेज जाएगा कि उनकी फर्स्ट रजिस्ट्रेशन हो गई है. तो इसका प्रोसेस ऐसा है. और जैसे मैंने कहा कि हम क्योंकि इसको पहले भी ट्राई कर चुके थे और इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आया था. अंडर 16 की जो हमने रजिस्ट्रेशन करी थी ट्रायल्स की, उसमें 10,000 बच्चों ने अप्लाई किया था पाकिस्तान से. तो एक आसान और इजी प्रोसेस है, आप कहीं से भी पाकिस्तान के किसी भी कोने से जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. जी थैंक यू नदीम खान. जी अब सवालात हम लेंगे इससे रेलिवेंट. अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं लीगल पर्सपेक्टिव देने के लिए हमारे पास सीईओ मौजूद हैं. वी आल्सो हैव वसीम खान साहब चेयरमैन एंड नदीम खान. जी अतीक माइक दे दें अतीक को. अच्छा सर, कल मीटिंग के अंदर सिर्फ डोमेस्टिक ही क्लब क्रिकेट का ही मौजू ज़ेर बहस आया है या और कौन से अहम फैसले हुए, क्योंकि 6.5 घंटे मीटिंग जारी रही? जी बिल्कुल, आपने वो प्रेस हैंड आउट में देखा होगा, काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव बातें थी, जैसे प्लेइंग रूल्स, रेगुलेशंस, जो हम हर एक साल देखते हैं. इस किस्म के थे, कोई ऐसे और मामलात नहीं थे जो मैं समझता हूँ जो हम नॉर्मली शेयर करते हैं लोगों के साथ. मेन कंसंट्रेशन था इसमें हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट का, क्योंकि बड़े अरसे से आप सुन रहे हैं कि होगा, मगर रुकावटें आती रहीं. वो एसोसिएशंस की रजिस्ट्रेशन में कुछ मुश्किलात मामले खड़े हुए. इसके अलावा हमने ये आईसीसी इवेंट्स डिस्कस किया है इंडिया में. जी इंडिया में वो इस साल होने लगा 2 अक्टूबर में. उसमें मैंने बोर्ड को ये ज़रूर बताया है कि हमने आईसीसी को कहा है कि हमें रिटन कॉन्फर्मेशन चाहिए कि हम हमारे प्लेयर्स को, स्क्वाड को, फैंस को और ख़ास तौर जर्नलिस्ट को वीज़ास मिलें कि जाके वो सही तरह रिपोर्ट कर सकें. वो ऑलरेडी मैंने टेकअप किया हुआ है आईसीसी के साथ. कल दोपहर में मेरी एक फिर मीटिंग है आईसीसी के साथ, वर्चुअल मीटिंग. वहाँ मैं दोबारा इसको रेस करूँगा. आईसीसी ने कहा कि वो इस महीने में हमें एश्योरेंस देंगे. ये इसमें हमारा हक बनता है और आईनी तौर से इसमें हमें कोई वहाँ से निकाल नहीं सकता. सो या वो इंडिया में होगा विद द फुल प्रोटोकॉल्स जो हमें ड्यू हैं, या उनको कहीं और इसको मूव करना पड़ेगा. इसी तरह एशिया कप पर बात हुई थी. एशिया कप पिछले साल होना था, वो पोस्टपोन हो गया था इस साल के लिए, 21 के लिए. और मगर अब लगता है कि इस साल भी नामुमकिन होगा, क्योंकि वो टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल हो रहा है जून में. श्रीलंका ने कहा था कि वो जून में कोशिश करेंगे होस्ट करने की. अब वो कोई डेट्स पर क्लैश आ रहा है, उसमें वसीम खान आपको ज़्यादा बता सकेंगे. बट हमें ये लग रहा है कि इस साल नामुमकिन होगा और वो शायद पोस्टपोन करना पड़े 2023 तक. हाँ मैं थोड़ा सा जी जो मानी साहब कह रहे हैं बिल्कुल अप टू डेट इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि इंडिया फाइनल में पहुंच गए हैं और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ वो खेलेंगे. तो इस वजह से ये एशिया कप जो इस साल का वो जो श्रीलंका में होना था वो नहीं होगा ऐसे लग रहा है. तो अभी हम कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल वी आर क्लियर कि इस साल नहीं होगा. तो हम आगे प्लान कर रहे हैं. हमारी टीम जो है साउथ अफ्रीका जा रही है और जिम्बाब्वे, उसके बाद थोड़ी ब्रेक भी मिलेगी टीम को. तो बहुत ज़रूरी है प्लेयर्स के लिए. आजकल बर्नआउट की बात बहुत लोग करते हैं मेंटली और फिज़िकली, तो थोड़ा टाइम मिल जाएगा प्लेयर्स को रेस्ट करने के लिए. तो फिर उसके बाद 6-7 महीने के लिए वो ऑन द रोड और खेलेंगे टेस्ट मैचेस, ODIs एंड T20s. एक सेकंड नदीम भाई, यू हैव समथिंग टू ऐड? हाँ, एक और चीज़ हम अनाउंस करना चाह रहे थे कि जो सिटी क्रिकेट है, जिसको पहले डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट कहा जाता था, उसके भी हम ट्रायल्स कर रहे हैं. और ये जो एंड ऑफ मार्च है इसमें हम ट्रायल्स शुरू कर देंगे और उसकी 90 टीमें बनेंगी. तो इसके साथ ही जब हम ये ट्रायल करेंगे, टीमें बनेंगी, तो हम 100 से ज़्यादा और नई जॉब क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें से 90 नए कोचेज़ होंगे. इसके अलावा CAs के CEO और
GM क्रिकेट, ये भी हम जॉब एडवर्टाइज़ करेंगे। तो ओवर 100 जॉब्स जो है हम एडवर्टाइज़ करने वाले हैं, जो कि मेरे ख्याल से जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके, जुबैर, एक्सप्रेस कराची। सर क्वेश्चन ये है कि अगर कॉन्फिडेंशियल चीज़ें नहीं हैं जो आपकी मीटिंग में, तो ऑडिट के हवाले से और दूसरे जो मैनेजमेंट वगैरह के हवाले से जो कमेटीज़ थी उसका, और लेजिस्लेशन की कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह भी हुई हैं, तो उसके हवाले से कुछ बता दीजिए। आपने सर ICC के हवाले से कहा, तो क्या समझते हैं कि ये ऑप्शन न्यूट्रल जो प्लेस का ऑप्शन था वो अवेलेबल होगा वर्ल्ड कप के लिए? थैंक यू। देखिए, इंडिया के साथ 2-3 मिसाइल हैं ये वर्ल्ड कप। एक तो हमारे वीज़ा का मसला है, दूसरा टैक्स क्लियरेंसेस का है, और तीसरा है कोविड की सिचुएशन। अब इंडिया में फिर एक और स्पाइक लगता है कि आ रहा है। तो ICC ने अपनी कंटिजेंसी प्लानिंग में ऑलरेडी फैसला कर दिया है कि अगर इंडिया में नहीं हो सकता तो UAE में होगा ये चैम्पियंस ये T20 वर्ल्ड कप। वो फैसला ऑलरेडी हो चुका हुआ है। मगर मैनेजमेंट की जो ICC मैनेजमेंट की तरफ से ये पैगाम ज़रूर आया है कि वो चाहते हैं कि 31 मार्च से पहले ये फ़ैसला किया जाए। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि जो हमने मीटिंग में बात की ऑडिट कमेटीज़ की रिपोर्ट्स या दूसरी कमेटीज़ की रिपोर्ट्स, वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो रिपोर्ट करने की। माशाल्लाह हमारे ये जो फेडरल ऑडिट्स हुए ज़्यादातर क्लियर हो चुके हैं उसके पॉइंट्स, कोई बड़े पॉइंट्स रह नहीं गए हैं उसमें। लेजिस्लेशन वगैरह जो हुई है उसके हवाले से किस लेजिस्लेशन की आप बात कर रहे हैं ज़रा मुझे? एजेंडे में इंक्लूड था कि लेजिस्लेशन होगी, अमेंडमेंट्स होंगी, कुछ ऐसा कुछ हुआ? सलमान आप। हाँ जी। अब चूंकि ये क्लब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो गया, अच्छा, तो उसके साथ साथ हमने जो अगला स्टेप है कि इलेक्शंस जो होंगे सिटी क्रिकेट एसोसिएशंस के और उसके बाद क्रिकेट एसोसिएशंस के, वो किस तरह होंगे, उसका जो प्रोसीजरल लेजिस्लेशन है ना, वो सारी अभी से कर दी है। और उसके मद में कुछ अमेंडमेंट्स थी मॉडल कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर, ताकि वो सारी यूनिफॉर्मिटी रह सके। वो थोड़ी बहुत ही चेंजेस उसके अंदर आई हैं। बाकी हमारी इंटरनल जो HR मैनुअल है उसके अंदर कुछ अपडेट्स की हैं, मॉडिफिकेशन की हैं, क्योंकि कानून चेंज होता रहता है, तो उसके तहत हमने वो चेंजेस किए हैं। अच्छा सर, महमूद रियाज 24 न्यूज़। इंडिया में भी हाल ही में एक क्रिकेट स्टेडियम की इनॉग्रेशन हुई है, उसकी बड़ी चर्चे हैं, तो हम तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान में भी कोई स्टेट ऑफ द आर्ट 1 लाख प्लस कैपेसिटी का होगा। और दूसरा सर, उमर अकमल का केस हुआ है, उसको PCB कैसे देखता है कि आपकी फतह है, हार है, ये इक्वल बराबर छूटे? पीछे देखिए, जहाँ तक स्टेडियम्स का है वो BCCI ने नहीं बनाया है, वो गवर्नमेंट ने बनाया है उनकी। हाँ, ये बोर्ड्स का काम नहीं होता स्टेडियम्स बनाना। ये ज़रूर है कि उन्हें बड़ा शानदार स्टेडियम बनाया है, मगर वो आप समझ लें एक पॉलिटिकल स्टेडियम है, इन द सेंस कि वो गुजरात में बनाया गया है मोदी साहब के शहर में, तो उनकी अपनी स्टेटमेंट वो करना चाहते थे। गुड लक टू देम। जहाँ तक अकमल का है वो सलमान साहब आपको उसका जवाब देंगे। जी, फैसला जो आया है वो ये है, पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूं कि अपील क्या फाइल हुई थी दोनों की जानिब से। उमर ने जो अपील फाइल की थी, उन्होंने कहा था कि मैं गिल्टी नहीं हूँ, मुझे कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि PCB को मुझे कॉम्पनसेशन देनी चाहिए कि उन्होंने मुझे गलत सज़ा दी। PCB ने जो अपील फाइल की थी वो 2 नुक्तों पे की थी, और दोनों कानूनी नुक्ते थे। एक ये कि अगर 2 सज़ाएँ हैं और 2 वायलेशंस हैं एंटी करप्शन कोड की, तो उनकी सज़ाओं को इकट्ठे नहीं चलना चाहिए, जमा होकर चलना चाहिए। ये कानूनी नुक्ता था, इसके ऊपर अपील फाइल की। कैस ने ये फैसला किया कि एक सज़ा ठीक है, एक सज़ा नहीं ठीक है। तो हमारा कानूनी नुक्ता तो वैसे ही ख़त्म हो गया था कि जब सज़ा ही एक रह गई तो फिर वो जमा होके होगी या इकट्ठे चलेगी, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक चार्ज के ऊपर उन्होंने कहा कि उमर गिल्टी हैं, उन्होंने ब्रीच किया है, और उसकी सज़ा 1.5 साल से उन्होंने 1 साल कर दी, और जो 6 महीने कम किए उसकी जगह पे उन्होंने एक फ़ाइन लगा दिया 42,50,000 रुपीज़ का, वो नया का उन्होंने बीच में फ़ाइन लगा दिया। तो जहाँ तक PCB के स्टांस है वो यही है कि करप्शन के बारे में हम सीरियस हैं, और हमने बहुत सफ़र भी किया है पाकिस्तान ने करप्शन की वजह से। और दूसरी बात ये है कि हमारी जीत तो कभी भी नहीं है, हम जीते भी तो हारते हैं, हार में भी हमारी हार है, जीत में भी हमारी हार है, क्योंकि क्रिकेटर्स हमारे ही क्रिकेटर्स हैं, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है।
تو جب بھی یہ فیصلہ ہوتا ہے کوئی بھی کارروائی کرنے کا کرکٹرز کے خلاف بڑے دل پہ پتھر رکھ کے ہوتا ہے، لیکن اصول کی بات ہوتی ہے، اور جہاں غلطی ہوتی ہے وہاں پھر سزا بھی ہونی چاہیے. جی بدیر زمان. چیئرمین صاحب سوال یہ ہے کہ کچھ باتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں کہ شاید آپ کے اور اپنا وسیم خان صاحب کے کچھ تعلقات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہیں، اور گزشتہ روز اب میٹنگ بھی ہوئی ہے تو اس میں یہ ذرا بتا دیجیے گا کہ میٹنگ میں یہ کہ کوئی خان صاحب کو جو ہے آگے انسٹرکشن کی بات جو ہے کیا ان کی میعاد بڑھائی جا رہی ہے یا نہیں بڑھائی جا رہی ہے، یا پھر یہ واپس جو ہے وہ گھر جا رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایسوسیشن، ایک اور سوال کہ ایسوسیشن آپ نے کہہ رہے کہ ہم نے سب کچھ ہو گیا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 4 کروڑ میں سالانہ ایسوسیشن جو بکی ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ اتنا کم میں اگر آپ سالانہ 4 کروڑ میں یہ ہوگا تو یہ پاکستان کرکٹ بورڈ نیچے کی طرف جا رہا ہے یا اوپر جا رہا ہے؟ سوری، میں آپ کا آپ نے 3-4 سوال کر دیے. 2 سوال. اچھا، پہلے کا مجھے دوبارہ بتائیے. دوبارہ سوال کرو. تعلقات کی بات کریں. نہیں دیکھیں، پہلے کا تو جواب آ گیا ہے. نہیں، مگر افسوس کی بات ہے کہ اس قسم کی باتیں آتی بھی ہیں میڈیا میں. کہاں سے آتی ہیں، کون چھاپتا ہے، کون یہ سوچے بغیر. ہاں نہیں، آپ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے. ہاں یہ وہ کہتے ہیں اٹس انفارچونیٹ. یہ میں تو انفیکٹ یہ کرتے نہیں ہیں مجھ سے زیادہ گلا، مگر میں تو انکریج کرتا ہوں لوگوں کو کہ مجھے چیلنج کریں. میں سی او کو چیلنج کرتا ہوں، وہ مجھے کر سکتے ہیں، ندیم صاحب کر سکتے ہیں، سلمان صاحب کر سکتے ہیں، کہ ہم جب فیصلہ لیں اس میں سارے اینگل، ساری چیزیں سوچ سمجھ کے لیں. مگر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی ذاتی لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں پی سی بی میں. انسٹرکشن مل رہی ہے اگلے خان صاحب کو؟ جی، وہ میں تو چاہتا ہوں یہ 3 سال اور رہیں. اچھا. ہاں. اور دوسری اور کم پیسوں میں جو آپ کی ریجن کی وہ ہوا ہے تقریباً 4 کروڑ میں، اس میں کراچی میں کارڈ بھی نہیں آتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس 4 کروڑ کی آپ بات کریں. آپ نے ریجن کی کہا کہ ہماری کمرشل ہمارے معاہدہ ہو گیا ہے، نہیں، وہ وہ ایک جو ہمیں پورا اماؤنٹ چاہیے ہے سارے رائٹس کے لیے، وہ کوئی تقریباً 10 کروڑ ہے. اچھا، یہ جو لوگ آئے ہیں انہوں نے ایک حصہ، اس کا چھوٹا سا حصہ، وہ نیمنگ رائٹس زیادہ تر، اور اس کے ساتھ ان کو کوئی بورڈز مل جائیں گے، انہیں کوئی 1-2 چیزیں سیٹس وہ مل جائیں گی میچز پر، مگر اس سے زیادہ نہیں ملے گا. اس کے علاوہ جو ہم سپانسرز تلاش کریں گے اسکول کرکٹ کے لیے، سب سے ضروری ہے میرے خیال میں کہ سارے پاکستان میں اسکول کرکٹ ختم ہو چکا ہوا ہے. جب تک اس کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو ہماری بنیاد کس طرح ٹھیک ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ کلب کرکٹ، یونیورسٹی کرکٹ، پھر سٹی کرکٹ، ان سب کے الگ سپانسرز ہوں گے انشاءاللہ. اور اگر نہیں ہوں گے تو پی سی بی نے آلریڈی فیصلہ کیا کہ ہم خود ہی کریں گے جب تک صحیح سپانسرز نہیں ملیں. مگر شروع میں دیکھیں، پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے اس طرح ہم سپانسرز ڈھونڈ رہے ہیں. آج سے کوئی 20 سال پہلے، 25 سال پہلے سب ایسوسیشنز اپنا معاملہ خود چلاتے تھے. سندھ ایسوسیشن کو تو ایک پیسے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے جتنا پیسہ کراچی میں ہے. مگر جب تک ہم کوئی ایسا ایٹماسفیئر نہیں کریٹ کریں گے کہ جہاں جو ان کے سپانسرز ہیں جو کرکٹ کو سندھ میں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ سامنے نہیں آئے، تو ہم لے کے چلیں گے. مگر مجھے امید ہے کہ 2-3 سال میں یہ سارے ایسوسیشن سیلف فائنانسنگ ہوں گے. احسان حذیفہ. مانی صاحب، احسان فرام GNN. آپ نے کہا کہ وسیم خان صاحب آپ چاہتے ہیں کہ 3 سال تک یہ مزید کام کریں، لیکن کچھ قانونی پہلو بھی ہیں. ان کو 1 سال معاہدہ ختم ہونے سے پہلے BOG اگر یہ خواہش رکھتے ہیں تو آپ کا BOG اس کی جو ہے وہ منظوری دے گا. تو کیا اس جو گزشتہ روز اجلاس میں اس طرح کا کوئی معاملہ ڈسکس ہوا کہ ان کو ایکسٹینشن دینی ہے 1 سال کی، جو بھی آپ یا 3 سال کہہ رہے ہیں؟ دوسرا، سلمان نصیر صاحب نے کہا کہ ہمارے کرکٹرز ہیں اور اگر فیصلہ ہارے جیتے ایک ہی بات ہے، لیکن اس میں PCB کا ہی سرمایہ لگتا ہے. بھارت کے خلاف آپ نے کیس کیا، وہ پوری دنیا میں جگہ سائی ہوئی. اب عمر اکمل کا معاملہ آیا تو بظاہر پریس ریلیز میں لگ رہا ہے کہ PCB کیس جیتا ہے، لیکن اصل میں ان کو 6 ماہ جو مزید ریلیف ملا. تو ایسا ممکن نہیں ہے، یا آپ ادارے کے اندر آپ اس طرح کے معاملات اسٹرک کریں کہ کسی بھی کیس سے پہلے اتنا معاملہ سخت ہو کہ جگہ سائی سے پہلے آپ کے پاس تمام تر ثبوت اور چیزیں پوری مکمل ہوں؟ دیکھیں، یہ بس 1 منٹ میں سلمان کو دے دوں گا اس کا جواب دینے کے لیے. جہاں تک وسیم صاحب کے کانٹریکٹ کی بات ہے، یہ ایک آن گوئنگ ڈسکشن ہوتی ہے.
मैं आपको ये पूरी तसल्ली देता हूँ कि जो कुछ इनने काम किया है पिछले 2 सालों में, उससे बहुत खुश है बोर्ड। और जो मेरी ख्वाहिश है कि ये ज़्यादा टाइम यहाँ रुकें। ऑब्वियसली वो बोर्ड पर अभी नहीं आई, मगर आएगी इस साल में। हमें करना पड़ेगा फ़ैसला, और इन्हें भी फ़ैसला करना पड़ेगा कि कितना अर्सा रह सकते हैं और हमारे साथ। मगर इनके आने से बोर्ड को सिर्फ फ़ायदा हुआ है। क्रिकेट स्ट्रीमलाइन हुई है, डोमेस्टिक क्रिकेट को आप देख रहे हैं, टेलीवाइज हो रहा है, हम सब देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड्स में कितनी बेहतरी आई है। जो अब लोग फॉलो कर रहे हैं अपनी टीम्स को डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसकी वजह क्या है? इनकी मेहनत से हुआ है ना। तो ये और उसके साथ साथ जो बोर्ड के अंदर गवर्नेंस के मामले हैं, सही बोर्ड को ठीक करना, ये इस पर इन्हें बहुत काम किया है। इन चीज़ों के नतीजे 1-2 साल बाद नज़र आते हैं, कभी कभी ओवरनाइट नहीं होता। जहाँ तक आपने ये लीगल केसेस की बात की, ये 2 मुख्तलिफ केसेस हैं। जो BCCI के ख़िलाफ़ केस किया था PCB ने, वो मेरे आने से पहले था। मगर उसके लिए मैं आपको ये कह दूँ कि 3 लॉ फर्म्स ने मशवरा दिया था PCB को, एक ने नहीं। एक बड़ी मशहूर इंग्लिश फर्म थी, एक बड़ी मशहूर दुबई की फ़र्म थी, UAE की, क्योंकि वहाँ ये साइन हुआ था MOU इंडिया के साथ, और एक पाकिस्तान की फ़र्म थी। और तीनों ने यही कहा था कि उनकी नज़रों में एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसके मुताबिक BCCI को करना चाहिए था। क्यों नहीं किया वो सलमान साहब भी बता सकते हैं आपको। लाइक टू कमेंट? हाँ, बड़ी मेरा ख्याल है लंबी इस पे डिबेट भी हो चुकी हुई है। हम उस फैसले से हैं नाखुशी। हमारे ख्याल से फैसला दूसरी तरफ होना चाहिए था, और यही हमें एडवाइस भी मिला था। और जहाँ तक किस तरह फ़ैसला होता है कि केस फाइल करना है या नहीं फाइल करना, वो एक तो इंटरनल मशावरत होती है, कानूनी भी और मैनेजमेंट की भी, फिर एक्सटर्नल भी होती है। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई एकदम से उठ के फ़ैसला कर लेता है कि जी आज हमने केस करना है। जहाँ पे हार हुई हैं, जीत भी बहुत हुई हैं। अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें, जो कि हम रिव्यू करते रहते हैं हमारी इंटरनल वर्किंग पे, PCB 95% केस जीतता है अपने। अगर ये हम पिछले 1 साल का रिव्यू कर लें या 2 साल का भी रिव्यू कर लें, 2 साल पहले शायद 95 से भी ज़्यादा था। लेकिन जज साहिबान का फैसला होता है, देयर इज ओनली सो मच वन कैन डू। अकमल का फैक्ट इज़ कि इवन कैस ने यही फैसला किया है कि उन्होंने ब्रीच किया है एंटी करप्शन कोड। सज़ा देना हमारा काम नहीं होता, सज़ा जज साहिबान देते हैं। जहाँ पहले 3 साल की सज़ा हुई वो भी जज साहिबान ने दी, उसको कम किया 1.5 साल, वो भी जज साहिबान ने किया, और अब 12 महीने पे किया तो ये भी जज ने किया। PCB ने ये फैसला नहीं किया। लेकिन जहाँ 6 महीने कम किया वहाँ पे एक फ़ाइन भी लगा दिया, जो हमने नहीं किया था, जो बोर्ड ने नहीं, जो हाँ जी, किसी और जज साहिबान ने ये काम नहीं किया था। तो ये जज साहिबान के फैसले हैं, हम मानते हैं, इज्जत देनी पड़ती है। हुज़ैफा, उबैद एंड इरशाद। जी, सर कपल ऑफ डेज अगो वसीम खान ने बताया कि मोहम्मद हफीज़ को जो है C कैटेगरी ऑफर की थी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो उन्होंने इसको ठुकरा दिया, मना कर दिया। इसमें मोइन खान ने बोला कि जाती है, आप क्या समझते हैं जाती है या नहीं, और आने वाले वक्त के लिए क्या आप इसमें कोई मॉडिफिकेशन ला रहे हैं कि हफीज़ को बेटर अपॉर्चुनिटी दी जाए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए? देखिए, हमने 6 महीने के बाद हमने रिव्यू किया था जो परफॉर्मेंसेस हो रहे थे, उनको हमने ये सोचा कि हम उनको रिवॉर्ड करें। तो मोहम्मद रिजवान जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस थी, फवाद आलम भी 2 टेस्ट मैच 100s उसने बनाए थे, और ऑब्वियसली हफीज़ के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस थे T20 में। तो हमने ये फ़ैसला किया था कि मैं और मोहम्मद वसीम के उनको हम रिवॉर्ड करेंगे। दूसरे मुल्कों में भी ऐसे ही होता है, जब वो अवॉर्ड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स तो वो अमेंड भी करते हैं और एक्सटेंड भी करते हैं और कैटेगरीज भी चेंज करते हैं। तो हमने हफीज़ को ऑफ़र किया, उसने इनकार कर दिया कि मैं अभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। जून में हम रिव्यू कर रहे हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम 1 जुलाई। हम दूसरे फॉर्मेट्स भी देख रहे हैं कि कैसे हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को स्प्लिट करेंगे। दूसरे मुल्कों में वाइट बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, रेड बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो हफीज़ ने कह दिया कि देखिए, उसने शुक्रिया अदा किया कि हमने ऑफ़र किया, लेकिन उसने कह दिया कि थैंक यू वेरी मच, लेकिन अभी मैं वेट करूँगा, जब जून में आप अनाउंस करेंगे तो उसके बाद हम देख लेंगे। तो वैसे कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम विद द फीस, उसकी प्रोगेटिव है, ऑब्लिगेशन उसकी है, पर लेकिन हमारा काम ये था कि हम ऑफ़र करें उसको, तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो इट्स एंटायरली अप टू हिम। इसका ये भी आप याद रखिएगा कि हम उसकी परफॉर्मेंस को रिकग्नाइज कर रहे हैं, कोई और ज़ाती वो मामला नहीं है।
جو فواد نے جس طرح پرفارم کیا ہے, رضوان نے جس طرح پرفارم کیا ہے, تو یہ اوبیسلی ہمارا فرض ہے کہ سمون پرفارمز ویل تو اس کو ہم ریکگنائز کریں اور وہ ان کو رسپیکٹ دیں جو ان کو ملنی چاہیے. السلام علیکم, مائی نیم از عبید اوان فرام اب تک نیوز. میرا کوشچن پی ایس ایل سے ریلیٹڈ ہے کہ ساری ٹیمیں پریشان ہیں کہ ٹاس پر فیصلہ ہو رہا ہے کہ جو ٹیم ٹاس جیتتی ہے وہ میچ جیت جاتی ہے. تو کیا اس کے اوپر پی سی بی نے کچھ سوچا کہ میچوں کی ٹائمنگ جو ہے وہ کچھ آگے پیچھے کی جائے یا پچز جو ہیں ان کو چینج کیا جائے؟ تو اس کے اوپر کوئی آپ لوگ کچھ سوچ رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیں ڈے میچز بھی ایسے ریزلٹس ہو رہے ہیں کہ لوگ ڈیو فیکٹر کی بات کرتے ہیں, یہ تو دوسرے ملکوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, لیکن ڈے میچز کے ہم کیا ایکسکیوز دے سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی ٹاس جیت کر وہ میچ کو جیت جاتے ہیں, تو ایسے کوئی ایشو نہیں ہے. اور دیکھیں وکٹس بہت اچھے وکٹس ہیں, جب آپ T20 وائٹ بال ان پرٹیکولر آپ کھیلتے ہیں آپ کو رنز چاہیے کہ 130 پلائنگ 140 اچھا میچ نہیں ہوتا. تو آپ نے دیکھ لیے 180 170 180 190 سکورز آ رہے ہیں, تو اس کے اوپر ہمیں دیکھیں کوئی ایشو نہیں ہے. سب سے بڑی چیز جو ہے کوالٹی آف کرکٹ, تو پوری دنیا پوری ورلڈ دیکھ رہی ہے ابھی جو کوالٹی آف کرکٹ ہم دکھا رہے ہیں, تو پروڈکٹ یہ پاکستان کے لیے ویری ویری امپورٹنٹ ہے. تو HPL PSL کو ہم ایکسپینڈ کریں گے, ڈیولپ ہم جو کر رہے ہیں کوالٹی براڈ کاسٹنگ جو ہم دکھا رہے ہیں اس کے اوپر دکھا رہے ہیں, اور کوالٹی کرکٹ, یہ دو چیزیں کے اوپر لوگ دیکھتے ہیں. تو میرے خیال میں جو ہم نے دیکھا, آپ نے بھی I'm sure آپ اگری کریں گے کہ اٹس بین ہائی کوالٹی کرکٹ. اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج انگلینڈ میں اسکائی اسپورٹس دکھایا جا رہا ہے, کبھی پہلے نہیں ہوا. اور اسی طرح امریکہ میں اور کینیڈا میں لوگ دیکھ رہے ہیں. مجھے بہت لوگوں کے پیغام آتے ہیں کہ کتنی خوشی ہے ان کو کہ وہ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کرکٹ. تو یہ جو HPL PSL ہے, اس سے پاکستان کو پروموٹ کرنا, پاکستان کو پروموٹ کرنا بہت بڑا ان کا اس میں. ٹیموں کو نقصان بھی ہو رہا ہے نا. آپ دیکھیں کوئٹہ کی ٹیم ٹاس ہارتی ہے تو میچ ہار جاتی ہے, ملتان اسی وجہ سے سب سے پیچھے ہیں کہ وہ ٹاس ہارتے ہیں تو میچ ہار جاتے ہیں, ان کے پاس نہیں, یہ غلط بات ہے. یہ ان کے کرکٹ سکلز کی بات ہوتی ہے. ہم نے ڈومیسٹک کرکٹ میں ویسے وسیم صاحب نے انٹروڈیوس کیا تھا کہ نو ٹاس, ہاں, مگر آئی ڈونٹ تھنک وہ T20 میں وہ کامیاب ہوگا. ارشاد علی آج نیوز سے. میرا سوال احسان مانی صاحب سے. احسان مانی, کل ایک خبر جو ہے وہ نظر سے گزری تھی کہ انڈیا نے جو ہے ICC کے جو گلوبل ایونٹس ہیں 2023 سے 2031 تک, اس کا جو بڈنگ پروسیس ہے اس پر اعتراض اٹھایا ICC میں کہ جی اس طرح بڈنگ پروسیس ہی نہیں ہونا چاہیے بلکہ ڈائریکٹ ایلوکیشن ہونی چاہیے اس پہ. اور جو 3 ممالک ہیں جہاں پہ کرکٹ کا بہترین انفراسٹرکچر موجود ہے, انڈیا, آسٹریلیا اور انگلینڈ, وہاں ان کو جو ہے وہ روٹیشن پالیسی کے تحت جو ہے وہ ایوارڈ کرنے چاہیے ایونٹ. تو اس حوالے سے PCB کا کیا ٹیک ہے؟ ایک تو ایسی کوئی بات ICC میٹنگ میں ہوئی نہیں, نہ انڈیا نے کی نہ دوسرے ملکوں نے. تو یہ خبر غلط ہے یا کوئی انہیں چھپ کے میٹنگ کر دی ہو جو مجھے بتایا نہ ہو. جی نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. میری جو ICC مینجمنٹ ہے یہ میں سب کو جانتا ہوں اچھی طرح, اور اوبیسلی کیونکہ میرے بڑے پرانے تعلقات ہیں مینجمنٹ کے ساتھ, میں ان سے ریگولرلی ان ٹچ رہتا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. آئی تھنک وہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں انڈیا میں لیک کرتے ہیں جان بوجھ کے لوگ میڈیا میں. سنا کہ یہاں بھی ہوتا ہے, بٹ وہ ایک ہی بات ہے. لاسٹ کوشچن عتیق, لاسٹ کوشچن. میں صاحب وسیم صاحب کے ایکسٹینشنز کے حوالے سے تو بات ہوئی, لیکن آپ کی خود کی ایکسٹینشن جو ہے 6 مہینے, آپ بات کریں گے عمران خان سے کہ آپ یا دلچسپی رکھتے ہیں؟ اور دوسرا وسیم بھائی سے بھی ایک سوال کرنے لگا. محمد حفیظ کے چاہنے والے یہ کہتے ہیں, لکھتے ہیں کہ حفیظ کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے خریدنے کی کوشش کی C کانٹریکٹ دے کر. اس پہ تھوڑا سا آپ کا اسٹیٹمنٹ چاہوں گا. پہلے وسیم صاحب بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے خریدنے والی بات نہیں تھی کیونکہ حفیظ تو چل رہا تھا, تو ہم نے یہی دیکھا پرفارمنسز کے اوپر. ہم نے رضوان کو بھی اسیس کیا, فواد عالم کو ہم نے اسیس کیا. جو خریدنے والی بات ہوگی وہ تھی تو وی وڈ ہیو جسٹ لٹرلی ہیو جسٹ آفرڈ حفیظ اے کانٹریکٹ. سو ایسے نہیں تھی, ہم اس کو ریوارڈ کر رہے تھے, ریکگنائز کر رہے تھے. جو پرفارمنسز آپ نے خود دیکھا, آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنسز تھے حفیظ کے. تو جیسے میں نے کہا ہماری اوبلیگیشن یہ تھی اس کو آفر کرنے کا, تو اس نے انکار کر دیا کہ ابھی میں ویٹ
कर रहा हूँ, जून में वेट करूँगा। तो देखिए ऐसे कोई इशू नहीं है, बहुत इश्यूज़ क्रिएट होते हैं मीडिया में, लेकिन हफीज़ से और मेरे साथ हमारी अच्छी रिलेशनशिप भी है। जैसे यूनुस खान के साथ भी थी, जो मीडिया कह रहे थे कि रिलेशनशिप नहीं है, तो ऐसे बात नहीं होती। जो हम जानते हैं, हम रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं लोगों के साथ, प्लेयर्स के साथ, ऑफिशियल्स के साथ, तो वो ही हम कर रहे हैं। लेकिन हफीज़ की प्रोगेटिव है, हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात में। जो आपका पहला सवाल था, सॉरी वो कर दूँ। देखिए, मैंने ज़िंदगी में आज तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा है किसी से भी, और ना मैं अब भी मांगूंगा। अगर लोग चाहते हैं कि मैं ठहरूं तो फिर बात करेंगे, मगर मैं स्पेकुलेट नहीं करूंगा। मगर ऐसी वो मेरी कैरेक्टर में नहीं है कि मैं किसी से कुछ अपने लिए मांगूं। जी, लास्ट क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है कि ज़ाहिर है कोविड सिचुएशन पूरी दुनिया ने फेस किया, फिर एनसीओसी ने बड़ा अच्छा डिसीजन दिया, 20% अलाउ किया, फिर उसको बढ़ा के 50% कर दिया। अब हम देखते हैं कि क्राउड आ रहा है, प्लेयर्स भी एंजॉय कर रहे हैं, क्रिकेट प्रमोट हो रही है। इसको कैसे देखते हैं जब आगे चल के 100% भी हो जाएगा, तो क्या कैसे देखते हैं ओवरऑल? इसमें हमें ज़रा ख्याल से आगे बढ़ना पड़ेगा कि लोगों की ज़िंदगी की बात होती है, तो हमें वो प्रोटोकॉल्स बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे। जो उनने कहा कि बढ़ा सकते हैं हम लोग 50 से भी ज़्यादा, वो उसके साथ उनने ये भी कहा कि फॉलोइंग स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स। तो अगर हम समझते हैं कि वो मुनासिब नहीं है, तो हमें इसमें कोई वो डाउट नहीं होगा कि कम करें। हमें अप टू उन्होंने कहा दिया कर सकते हैं, मगर हमें जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारे क्राउड्स आते हैं, जो मैचेस देखने आते हैं, कि उनकी जान को कोई ख़तरा ना हो। थैंक यू वेरी मच चेयरमैन साहब। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया। थैंक यू बहुत।